हेलो एवरीवन, अमृत ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी के नियम। क्या होते हैं बेटा ऊष्मागतिकी के नियम? आइए इन पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम नर्सिंग के क्षेत्र में इन नियमों का हम उपयोग कर सकते हैं और मानव शरीर के कार्यों और चयापचय और ऊर्जा का उपयोग को हम किस प्रकार हम इस क्षेत्र में समझ सकते हैं। तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। क्या होते हैं बेटा ऊष्मागतिकी के नियम? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी के नियम। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स govern the principles of energy conversion and the behavior of matter. These laws are crucial in various scientific fields, including biology and medicine. Understanding them is important for nursing students, especially in understanding human body functions, metabolism and energy and uses। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मागतिकी का नियम क्या है, किसे कहते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? तो बेटा जो ऊष्मागतिकी है वो हमारा नियम जो है ना, ऊष्मागतिकी के नियम ऊर्जा रूपांतरण और पदार्थ के व्यवहार को के सिद्धांत को नियंत्रित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ऊष्मागतिकी के नियम होते हैं वो ऊर्जा रूपांतरण और पदार्थ के व्यवहार के सिद्धांत को नियंत्रित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आइए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि ये नियम जीव विज्ञान और चिकित्सा सहित विभिन्न वैज्ञानिकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके द्वारा जो नर्सिंग छात्र होते हैं, यानी कि नर्सिंग के जो छात्र होते हैं उनके लिए इनको समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि वो मानव शरीर के कार्य, चयापचय और ऊर्जा उपयोग को समझने में सहायक सिद्ध हो सके। ये ऊष्मागतिकी के नियम कहलाते हैं। ये समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा गहराई से जाएंगे कि जैसे द थर्मोडायनामिक्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स इज अ की कॉन्सेप्ट इन फिजियोलॉजी, helping to explain how energy is transferred and utilized in the body. This knowledge is also useful in understanding medical devices and drug metabolism and the effects of temperature on the body. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारी जैविक प्रणालियां हैं, यानी जैविक प्रणालियों की ऊष्मागतिकी शरीर विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है, जो ये समझने में मदद करती है कि हम किस शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण और उपयोग कैसे होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो जैविक प्रणाली है हमारी, वो ऊष्मागतिकी शरीर विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है, जो ये समझाती है कि और यह मदद करती है कि हम शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण और उपयोग कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, और यह ज्ञान चिकित्सा उपकरण जैसे दवा, चयापचय और शरीर पर क्या होती है बेटा, तापमान के प्रभावों को समझने में उपयोगी भी होती है। ये होता है हमारा थर्मोडायनामिक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या है। ये तो हमने पता कर लिया कि ऊष्मागतिकी के क्षेत्र में हमारे नर्सिंग के क्षेत्र में क्या उपयोग है, कैसे क्या है, लेकिन इस ऊष्मागतिकी है क्या, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स है क्या, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। तो आइए देखते हैं। ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the relationships between heat, work
temperature and energy. It studies how energy is converted from one form to another and how it flows within physical systems. यानी कहने का मतलब क्या है, जो ऊष्मा प्रवैगिकी होती है, यानी कि जो हमारी ऊष्मा गतिकी है, तो वो भौतिकी की शाखा है बेटा। ऊष्मा गतिकी क्या है? वो भौतिकी की एक शाखा होती है जो ऊष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताती है और ये अध्ययन कराती है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है, कैसे परिवर्तित होती है और ये भौतिक प्रक्रिया जो यानी जो भौतिक प्रणालियां हैं उनके भीतर कैसे आप प्रभावित हो सकते हैं या प्रभावित होती है। ये हमारी मॉडर्न थर्मोडायनामिक्स कहलाती है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। In the context of human biology and nursing, thermodynamics explains how the body processes and uses energy for growth, repair and maintaining homeostasis. यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो मानव जीव विज्ञान और नर्सिंग के संदर्भ में ऊष्मा गतिकी यह बताती है कि शरीर किस प्रकार से विकास करता है और मरम्मत और होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का प्रसंस्करण और उपयोग भी करता है। ये हमारा ये भी हमारा क्या है कि मानव जीवन के संदर्भ में जो हमारा नर्सिंग का जो संदर्भ है, ऊष्मा गतिकी ये बताती है कि हमारे शरीर को किस प्रकार से विकास करने के लिए बाध्य होता है, यानी कि प्रेरित करता है, और मरम्मत और होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए क्या करता है, ऊर्जा का प्रसंस्करण और उपयोग भी ये करता है बेटा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये मानव जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, इससे शरीर के विकास होता है। अगर कहीं चोट लग जाती तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकी के नियम। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी के नियम क्या होते हैं बेटा, तो उसके बारे में पढ़िए। तो ऊष्मा गतिकी के जो नियम हैं, देयर आर 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि जो भौतिक ऊष्मा गतिकी के 4 मौलिक नियम होते हैं जिन्हें अक्सर शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम के नाम से जाना जाता है बेटा। यानी कहने का मतलब क्या है, ऑफन रेफर्ड टू एज द जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। Each law plays a key role in understanding energy transformations in biological systems. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो ऊष्मा गतिकी है उसके बेटे 4 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से इसे हम जानते हैं। और प्रत्येक नियम जैविक प्रणालियों में ऊर्जा परिवर्तनों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा। यानी जो हमारे 4 नियम हैं और ये प्रत्येक नियम जो हैं वो हमारे जीव जैविक प्रणालियां होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए स्पष्टीकरण करता है, यानी कि हमारे समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकी का शून्य का नियम या शून्यवा नियम। तो पहला नियम क्या कहता है उसके बारे में आइए बात करते हैं। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, क्या कहना चाहता है और हमें क्या समझाता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे जीरो लॉ में क्या होगा, इसका कथन देख लीजिए। कथन क्या है, इफ 2 systems are each in thermal equilibrium with a third system then they are in the thermal equilibrium with each other। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि 2 प्रणालियां प्रत्येक एक तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 2 प्रणालियां हैं, अगर 2 प्रणालियां दे रखी हैं यानी 2 सिस्टम दे रखे हैं, तो प्रत्येक जो एक अगर तीसरी प्रणाली भी, अगर तीसरा सिस्टम भी उसके साथ में आ जाता है तो वो भी क्या होता है, संतुलन में हो जाता है।
तो वो एक दूसरे के साथ भी वो तापीय संतुलन में हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दो वस्तुएं हैं, उनमें एनर्जी है, वो यानी कि हीट है यानी गर्म है, तो उसमें क्या होगा, अगर तीसरी वस्तु भी अगर रख दी जाएगी तो उसमें भी हीट का फ्लो होने लगेगा और उसमें क्या होगा कि वो तीनों क्या होंगी, तापीय संतुलन में हो जाते हैं, एक दूसरे के संतुलन में आ जाएंगे। फॉर एन एक्सप्लेनेशन देख ली, स्पष्टीकरण क्या कहता है। स्पष्टीकरण के माध्यम से हम इसमें जानते हैं कि ये लॉ किस प्रकार से उपयोगी है, यानी कि स्पष्टीकरण क्या करता है। दिस लॉ हेल्प्स एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ये नियम तापमान की अवधारणा को स्थापित करने में मदद करता है ना प्यारे बच्चों। यानी कि जो जीरो लॉ है वो क्या कहता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ये नियम तापमान की अवधारणा को स्थापित करने में भी मदद करता है बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ सिस्टम कैपिटल ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम्स कैपिटल सी एंड सिस्टम्स बी is also in thermal equilibrium with system C, then system A and system B are in thermal equilibrium with each other। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कोई भी दो प्रणालियां हैं, ये बताता यानी कि ये बताता है कि यदि प्रणाली A यानी प्रणाली C के साथ तापीय संतुलन में है और प्रणाली B भी प्रणाली C के तापीय संतुलन में है, तो प्रणाली ए और प्रणाली बी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में हो जाएगा। यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी तीन सिस्टम दे रखे हैं ए बी और सी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी कि अगर हमने तीन सिस्टम ले लिए, यानी कि ये दो अगर सिस्टम लेते हैं यानी कि ए और सी, तो इनके मध्य में अगर बी वाला अगर कोई माध्यम आ रहा है तो ये सिस्टम है जो हमारा जो बी वाला है वो ए बी के संपर्क में आएगा और बी सी के संपर्क में आ जाएगा और ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, तापीय संतुलन में आ जाएंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। दिस लॉ इज द फंडामेंटल फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट एज इट अलाउस अस टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ टू सिस्टम्स। यानी कि ये नियम क्या कहता है, ये नियम तापमान माप की अवधारणा का आधार होता है बेटा। ये नियम क्या कहता है कि ये नियम तापमान माप की अवधारणा का आधार होता है, क्योंकि ये हमें दो प्रणालियों के तापमान की तुलना करने की अनुमति देता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो जीरो लॉ जो हमारा नियम कहलाता है वो तापमान माप की अवधारणा का आधार होता है और ये दो प्रणालियों के तापमान की तुलना करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए अब इसका बात करते हैं मेडिकल रेलिवेंस क्या होता है, यानी चिकित्सा प्रासंगिकता क्या होती है, यानी कि आप मेडिकल के क्षेत्र में आप इसको कैसे क्या प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, आइए बात करते हैं मेडिकल रेलिवेंस, ये क्या होता है। देखिए, मेडिकल चिकित्सा प्रासंगिकता, thermometers used in clinical settings measure temperature. Based on this principle, the thermometers are calibrated to be in thermal equilibrium with the body and provide an accurate temperature reading। यानी कहने का मतलब क्या है, क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मामीटर, आप जानते हैं कि जो थर्मामीटर होता है वो क्लिनिक में यूज करते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें किए जाने वाले थर्मामीटर इसी सिद्धांत के आधार पर तापमान मापते हैं। यानी ये जीरो लॉ होता है हमारा, वो क्या है, जो थर्मामीटर है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है और थर्मामीटर को शरीर के साथ थर्मल संतुलन में रहने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है और ये सटीक तापमान रीडिंग प्रदान करता है। थर्मामीटर का यूज करते हैं, हमारी बॉडी में लगाया जाता है तो क्या होता है,
हमारा टेम्परेचर पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये किसके द्वारा हुआ? थर्मामीटर के द्वारा। और ये थर्मामीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? शून्यवां ऊष्मागतिकीकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं इसे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आइए बात करते हैं। आइए आइए क्या होता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? कहते हैं ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है, इसको हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से जानते हैं, और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये इतने नामों से जाना जाता है बेटा। अब इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, कथन क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप तो जानते ही होंगे, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। यानी कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ऊर्जा को ना ही आप नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या स्थानांतरित कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ये। ना तो आप इसको क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, यानी कि नहीं बना सकते, और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। और जब ना ही नष्ट करेंगे और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसे क्या करेंगे आप? एक रूप से दूसरे रूप में आप ट्रांसफर कर दीजिए या चेंज कर दीजिए, स्थानांतरित कर दीजिए या परिवर्तित। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आती है बात इसके फार्मूले के। फार्मूला क्या है? फार्मूला हम डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब डेल्टा यू क्या है देख लीजिए, वेयर डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द सिस्टम, यानी कि डेल्टा यू जो हमारा है वो सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। क्यू क्या है? क्यू, अब यहां पर क्यू की बात करते हैं। क्यू यहां पर होता है बेटा हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम में जोड़ी गई ऊष्मा ऊर्जा। जो क्यू हमारी होती है वो हीट होती है, हीट को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा क्यू है यहाँ पर वो ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। ठीक है बेटा, और डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ये प्रणाली द्वारा किया गया कार्य होता है, यानी प्रणाली का मतलब सिस्टम द्वारा किया गया कार्य होता है। आइए बेटा बात करते हैं स्पष्टीकरण की। स्पष्टीकरण देख लीजिए, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इस नियम को बेटा हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यानी कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इट स्टेट्स दैट एनर्जी इन अ क्लोज्ड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, when food is consumed, chemical energy in the food is converted into heat and mechanical energy in the body for movement and function। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे मतलब क्या है कि जब बंद सिस्टम हो, यानी बंद सिस्टम में ऊर्जा को ना तो आप बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण क्या है? उदाहरण के जब भोजन खाया जाता है बेटा, तो क्या होता है कि भोजन में जो मौजूद रासायनिक ऊर्जा होती है वो शरीर में गति और कार्य के लिए ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी क्या हो जाती है? वो शरीर में गति का काम करने लगती है और कार्य के लिए ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करें।
आइए बेटा, दिस लॉ implies that the total amount of energy in system is constant. The energy can only be transferred from transferred from one form to another, but it cannot disappear or appear from knowledge. यानी इस नियम का यह भी तात्पर्य होता है कि बेटा कि किसी सिस्टम में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर होती है। यानी ऊर्जा की मात्रा कैसी होगी? स्थिर होगी। तो ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन ये कहां से गायब या प्रकट नहीं हो सकती। यानी कि आप इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। ना तो इसको गायब करेंगे और ना ही इसको प्रकट कर सकते हैं, यानी बनाना और नष्ट कर देना, इसमें ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है चिकित्सा प्रासंगिकता, यानी कहने का मतलब मेडिकल रेलिवेंस क्या होता है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन द ह्यूमन बॉडी एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर इंस्टेंस chemical energy from food is converted into thermal energy to maintain body temperature and mechanical energy to move muscles। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में ऊर्जा लगातार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है बेटा। क्या होती रहती है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भोजन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा, भोजन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा शरीर के तापमान, यानी कि बेटा क्या होगा, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा में, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा में, और मांसपेशियों को हिलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हम खाना खाते हैं तो क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, और रासायनिक ऊर्जा शरीर में क्या करती है, तापमान बनाए रखती है, और तापमान बनाए रखती है तो इससे क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा और मांसपेशियों को हिलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। जैसे आगे देखिए, आगे क्या कहता है, when a person eats, खाते हैं, energy from the food is used in bodily process such as metabolism, digestion and muscles activity। यानी जब कोई व्यक्ति भोजन करता है बेटा, क्या करता है, भोजन करता है, तो भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा का उपयोग होता है वो शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए होता है, जैसे कि चयापचय है, पाचन है, और मांसपेशियों की गतिविधि के लिए ये होता है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपको पता है हमें ऊर्जा कहां से मिलती है, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है, भोजन के लिए मिलती है। तो भोजन जब हम खाते हैं तो क्या होता है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और ये शारीरिक प्रक्रियाओं को यानी कि करने के लिए, शारीरिक प्रक्रिया यानी काम काज करने के लिए ये क्या होता है, हमें एनर्जी देता है। और जैसे चयापचय है, पाचन है, मांसपेशियों की जो गतिविधियां होती हैं वो हमें भोजन से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग से ही संचालन में सहायक होती है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब पृथ्वी पर बात करते हैं, अगर पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, क्या है बेटा, ये आप आगे मैं बताऊंगा इसके लिए, बाकी आप भी आंसर तैयार रखिए। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, आइए आगे बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ एंट्रोपी, यानी जो हमारा द्वितीय नियम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो लॉ ऑफ एंट्रोपी के नाम से भी जाना जाता है बेटा। एंट्रोपी का नियम या ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ये दो नामों से जाना जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इन एनी एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल एंट्रोपी डिसऑर्डर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम। यानी कि किसी भी ऊर्जा स्थानांतरण या परिवर्तन में एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी
अव्यवस्था, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, समय के साथ हमेशा बढ़ती है या समय के साथ हमेशा बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी? ये समय के साथ बढ़ती। ये हमारा नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। यानी कहने का मतलब किसी भी ऊर्जा स्थानांतरण या परिवर्तन में एक पृथक सिस्टम के द्वारा यानी कि प्रणाली की कुल जो एंट्रोपी होती है वो समय के साथ हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे और आपको स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे अगर इसका जो फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूले की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या है, यानी कि डेल्टा एस यानी कि छोटा है जीरो से, क्या है? जीरो से छोटा है लगभग में। जैसे अब यहां पर जो डेल्टा एस है वो हमारा क्या है? डेल्टा एस इक्वल टू होता है चेंज इन एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन या अव्यवस्था की डिग्री, जो डेल्टा एस यहाँ पे कहलाता है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं, डेल्टा एस की बात हो गई। अब एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम, यानी डेल्टा एस यहाँ पे क्या हो गया? अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन सिस्टम। एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगा? एंट्रोपी का मतलब होता है किसी प्रणाली में अव्यवस्था या अनियमितता की एक माप होती है बेटा। क्या होती है? अनियमितता की एक माप होती है, जिसे हम एंट्रोपी प्रणाली व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आइए बेटा अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, यानी कि स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या होता है? स्पष्टीकरण समझ लीजिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट नेचुरल प्रोसेस tend to increase the overall disorder of a system। ये नियम बेटा ये भी कहता है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं किसी प्रणाली की समग्र अव्यवस्था को बढ़ाती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये क्या है कि ये नियम ये भी बताता है कि जो हमारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, यानी जो प्राकृतिक प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होते हैं, उसकी किसी भी प्रणाली की जो समग्र अव्यवस्था है उसको ये बढ़ा देता है। क्या करता है? ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखिए, entropy is often described as a measure of disorder in any process. The entropy of the universe or a closed system will increase, making systems more disordered or chaotic। chaotic बोलते हैं इसके लिए बेटा। एंट्रोपी को अक्सर अव्यवस्था के माप के रूप में वर्णित किया जाता है बेटा। क्या करते हैं? जो एंट्रोपी होती है उसको हम क्या करते हैं? अक्सर अव्यवस्था के माप के रूप में वर्णन करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रक्रिया में ब्रह्मांड या एक बंद प्रणाली, ब्रह्मांड कैसा हमारा बंद होता है, तो बंद प्रणाली की एंट्रोपी बढ़ जाती है, जिससे सिस्टम अधिक अव्यवस्थित या अराजक हो जाता है। क्या होगा? अव्यवस्थित या अराजक हो जाता है। कौन? सिस्टम हो जाता है बेटा। ठीक है, आइए। In a biological context, entropy can be seen as the process by which energy is dispersed or lost, often in the form of heat। यानी कि जैविक संदर्भ में एंट्रोपी को उस प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसके द्वारा ऊर्जा का प्रसार होता है या उसकी हानि होती है, जो प्रायः ऊष्मा के रूप में होती है बेटा। क्या होती है? ऊष्मा के रूप में होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। The second law implies that energy transformations are not perfectly efficient. Some energy is lost as heat, which increases the disorder of the surrounding। यानी दूसरे नियम क्या कहता है? इसका तात्पर्य ये भी होता है कि ऊर्जा रूपांतरण पूर्णतः कुशल नहीं है बेटा, लेकिन इसमें कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे आसपास के वातावरण में अव्यवस्था बढ़ जाती है। यानी जो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम से यह भी तात्पर्य होता है कि यदि हम ऊर्जा को रूपांतरण पूर्णतः नहीं कर सकते हैं, आप किसी अगर सिस्टम की अगर ऊर्जा है, अगर उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, तो उसमें 100% ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में
नष्ट भी हो जाती है, जिससे आसपास के वातावरण में अव्यवस्था फैल जाती है बेटा, यानी बढ़ जाती है। आइए आगे बात करते हैं। मेडिकल रेलिवेंस, रिलीवेंस चिकित्सा प्रासंगिकता। द ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट वर्क्स अगेंस्ट एंट्रोपी by using energy to maintain low levels of disorder such as the organization of cells and organs। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मानव शरीर है वो एक जटिल प्रणाली होती है बेटा। क्या होता है, जो हमारा मानव शरीर है वो एक क्या है, जटिल प्रणाली होता है। क्या होता है बेटा, जटिल प्रणाली होता है, जो कोशिकाओं और अंगों के संगठन जैसे अव्यवस्था के नियम, निम्न स्तर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का उपयोग करके क्या करता है बेटा, एंट्रोपी के विरुद्ध काम करता है। एंट्रोपी के विरुद्ध क्या करेगा, यानी कि वो काम करता है। और ये एक और भी है, मेटाबॉलिसिस प्रोसेस भी होता है, चयापचय प्रक्रिया में भी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो इन मेटाबॉलिक प्रोसेस सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट कंट्रीब्यूटिंग टू द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यानी ये चयापचय की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या करता है बेटा, ये कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट कर देता है, यानी नष्ट हो जाती है, जो प्रणाली की एंट्रोपी में योगदान देती है। क्या करेगी, यानी चयापचय क्रिया हो रही है, चयापचय प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा क्या होगी, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी, जो प्रणाली की एंट्रोपी योगदान में क्या करती है, जो प्रणाली की एंट्रोपी में योगदान देती है बेटा। क्या करती है, योगदान देती है। आइए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, डिसीज स्टेट्स, यानी कि कैंसर। देखिए, डिसीज स्टेट्स सच एज कैंसर और अदर degenerative disease can be viewed as states where there is excessive growth or a loss of order entropy in the body। कैंसर या अन्य अपक्षीय रोगों जैसे रोग प्रक्रियाओं को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है जहां शरीर में अव्यवस्था बढ़ जाती है या व्यवस्था एंट्रोपी, व्यवस्था का मतलब एंट्रोपी की जहां हानि हो जाती है बेटा। ये हमारा क्या है, डिसीज स्टेट्स होता है। इसमें क्या होता है कि जो कैंसर या अन्य अपक्षयी रोग होते हैं, जो ऐसे रोग प्रक्रियाओं को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है कि बेटा जहां शरीर में अव्यवस्था बढ़ जाए या व्यवस्था एंट्रोपी की हानि हो जाए, एंट्रोपी की हानि हो जाए या अव्यवस्था बढ़ जाए, तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, यानी कि इसको हम रोगी प्रक्रियाओं को इस प्रक्रिया के रूप में हम देख सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। थर्ड लॉ क्या कहता है, यानी कि तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या कहता है ये भी देख लीजिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम ये कहता है बेटा, एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो केल्विन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अप्रोचेस ए मिनिमम वैल्यू ऑफन टेकन एज जीरो फॉर परफेक्ट क्रिस्टल्स। यानी जैसे ही किसी प्रणाली का तापमान परम शून्य यानी कि जीरो केल्विन के करीब पहुंचता है, तो प्रणाली की जो एंट्रोपी होती है, यानी जीरो का मतलब क्या होता है, न्यूनतम मान, तो उसमें क्या होगा, जिसे अक्सर पूर्ण क्रिस्टल के लिए शून्य रूप में लिया जाता हो, उसे एंट्रोपी न्यूनतम मान कहते हैं कि उसके ये करीब पहुंच जाता है बेटा। क्या करता है, ये करीब पहुंच जाता है, ठीक है। यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि किसी भी प्रणाली का तापमान अगर शून्य है तो वो क्या करेगा, तापमान परम शून्य के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि किसी प्रणाली का तापमान परम शून्य के करीब है या पहुंच जाता है, तो प्रणाली की जो एंट्रोपी होती है वो न्यूनतम मान है, वो न्यूनतम मान के करीब पहुंच जाएगा। जब उसमें जीरो ही सिस्टम हो गया तो बेटा आप समझ सकते हैं जीरो केल्विन यानी टेम्परेचर हमारा जीरो है। तो जैसे थोड़ा सा आगे देखते हैं
दिस लॉ अप्लाइज टू सिस्टम्स एज दे अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो वेयर देयर इज नो मॉलिक्यूलर मोशन। यानी ये नियम बेटा ये भी बताता है कि उन प्रणालियों पर भी लागू होता है जो परम शून्य के निकट पहुंचती हैं, जहां कोई आणविक गति नहीं होती है। यहां पर मॉलिक्यूलर मोशन की बात हो गई, यानी कि आणविक गति हो ही नहीं रही है, और ये नियम आप वहां भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आइए आगे बात करते हैं। At absolute zero, the system's entropy is at its minimum because there is no motion and all the particles are in their lowest possible energy state। यानी जो हमारा परम शून्य पर, यानी परम शून्य ताप है, तो उस पर क्या होगा, ये प्रणाली की एंट्रोपी न्यूनतम हो जाएगी, क्योंकि कोई गति नहीं होती है। यानी जब बेटा एंट्रोपी ही न्यूनतम होगी तो क्या होगा, गति कैसे हो जाएगी, गति जीरो होगी, कोई गति ही नहीं होगी, और सभी कण अपनी न्यूनतम संभव ऊर्जा अवस्था में होते हैं। यानी कहने का मतलब जो सभी कण क्या होंगे, वो न्यूनतम संभव ऊर्जा अवस्था में होंगे, क्योंकि सब कुछ तो जीरो हो गया, क्योंकि परम शून्य प्रणाली है ना, तो इसकी जो एंट्रोपी है वो न्यूनतम होगी, क्योंकि उसमें कोई भी गति नहीं होगी, और सभी कण कैसे हो जाएंगे, अपनी संभव ऊर्जा अवस्था में हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। चिकित्सा प्रासंगिकता, मेडिकल रेलिवेंस। आइए आगे बात करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एंड क्रायोथेरेपी आर एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ। These tactics involves lowering temperatures to pressure, preserve tissues or reduce metabolic activity in the body। यानी कि इसमें क्या है, जो चिकित्सा प्रासंगिकता में हम क्रायो प्रिजर्वेशन और क्रायोथेरेपी, ये तीन नियम पर हम इसमें लागू करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन और क्रायोथेरेपी ये तीसरे नियम पर आधारित अनुप्रयोग होते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में होते हैं बेटा। और अगर इनके जो उदाहरण दे रखे हैं वो क्रायो प्रिजर्वेशन और क्रायोथेरेपी। इन तकनीकों में क्या होता है कि ऊतकों को संरक्षित करने में इनका उपयोग क्या होगा, ऊतकों को संरक्षित करने या शरीर में चयापचय गतिविधि को कम करने के लिए या तापमान को कम करने के लिए शामिल किया जाता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बेटा, ये तीसरा नियम यहाँ पे होता है। आइए आगे बात करते हैं। एनेस्थेसिया एंड कूलिंग, यानी कि रोगियों के लिए एनेस्थीसिया में आप किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एनेस्थीसिया एंड कूलिंग ट्रीटमेंट्स फॉर पेशेंट सच एज इन सम टाइप्स ऑफ सर्जरी आल्सो लेवरेज प्रिंसिपल्स ऑफ द थर्ड लॉ टू स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस द नीड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स which can protect vital organs during procedures। यानी कि जो रोगी होते हैं, अगर कोई भी एनेस्थेसिया का रोगी है तो उसमें क्या करेंगे, हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज कैसे करेंगे वो देखिए। रोगियों के लिए एनेस्थेसिया और शीतलन उपचार जैसे कि कुछ प्रकार की सर्जरी होती है, तो भी चयापचय को धीमा करने और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों, यानी कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता को कम करने के लिए तीसरे नियम का सिद्धांत हम यहाँ पर लगाते हैं, और जो प्रक्रियाओं के दौरान हमारा क्या होता है, अंगों की रक्षा करता है बेटा। क्या करता है बेटा, उनकी रक्षा करता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजिकल एंड मेडिसिन, यानी कि कहने का मतलब क्या है, तो जीव विज्ञान और चिकित्सा में ऊष्मागतिकी की अवधारणाएं क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी, यानी कि चयापचय और ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से हम ऊष्मा गतिकी अवधारणा में किया जा सकता है, जो कि हमारे जीव विज्ञान और चिकित्सा ऊष्मागतिकी की अवधारणाएं होती हैं।
जैसे सबसे पहले क्या है, चयापचय और ऊर्जा उपयोग। द ह्यूमन बॉडी इज कॉन्स्टेंटली कन्वर्टिंग chemical energy from food into heat and work, muscles contractions, nerve impulses, etc. This is an example of the first law of thermodynamics in action. यानी कि जो मानव शरीर की जो लगातार रासायनिक ऊर्जा होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है बेटा, जो कि ऊष्मा और कार्य यानी कि मांसपेशियों में संकुचन और तंत्रिका आवेग आदि को परिवर्तित करता रहता है, और ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के क्रियान्वयन का एक उदाहरण होता है बेटा। ये क्या है, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पर यह आधारित है। कौन? मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी यूज, चयापचय और ऊर्जा का उपयोग। ये हम केमिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मानव शरीर लगातार क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है ना बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन इसका मतलब क्या है, कोशिका श्वसन। सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू एनर्जी is an essential metabolic process that involves the conversion of energy into a usable form for bodily functions. The heat produced in this process is used to maintain the body temperature. यानी कहने का मतलब क्या है, जो कोशिकीय श्वसन होता है वो भोजन को ऊर्जा में बदलना, भोजन को ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ये एक आवश्यक चयापचय प्रक्रिया होती है बेटा। क्या होती है? ये एक आवश्यक चयापचय प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा को शारीरिक कार्यों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता है, और इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, यानी कि शरीर इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, कोशिकीय श्वसन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए बात करते हैं तापमान विनिमय की। तापमान विनिमय, टेम्परेचर रेगुलेशन, विनियमन क्या होता है, विनियमन, विनियमन क्या कहलाता है, द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर is a biological example of thermodynamics principle. The body works to balance heat production and heat loss. यानी कि जो शरीर की निरंतर आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए जो क्षमता होती है वो थर्मोडायनामिक सिद्धांत का एक जैविक उदाहरण होता है बेटा, जो शरीर गर्मी उत्पादन और गर्मी हानि को संतुलित करने के लिए काम करता है। ठीक है बेटे, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यानी जो शरीर की निरंतर आंतरिक तापमान है तो उसकी जो क्षमता है, अगर तापमान हमारे अंदर है तो उसको बनाए रखने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है वो थर्मोडायनामिक सिद्धांत के आधार पर होती है, और ये उसका एक जैविक उदाहरण कहलाता है। क्योंकि जो शरीर की गर्मी होती है उसका उत्पादन और गर्मी हानि को संतुलित करने के लिए भी ये बेटा काम करता है। जैसे आगे देखते हैं, हीट प्रोडक्शन occurs through metabolism, while heat loss occurs by a process like radiation, evaporation and convection. यानी ऊष्मा का उत्पादन चयापचय के माध्यम से होता है, जबकि ऊष्मा का क्षय विकिरण, बाष्पीकरण और संवहन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इस टॉपिक पर हमने कल विस्तार से चर्चा की। क्या क्या था? संवहन, विकिरण और बाष्पीकरण। बाष्पीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? बाष्पीकरण का मतलब ये होता है यानी कि किसी द्रव को बाष्प में बदल देना। कोई भी लिक्विड है, फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, उसको आप बाष्प में बदल दीजिए तो हमारा क्या कहलाएगा? बाष्पीकरण। लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ठीक है बेटे, आइए आगे बात करते हैं। इफिशियंसी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाओं की दक्षता। आइए, जैविक प्रक्रियाओं की दक्षता क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं।
एनर्जी कन्वर्सन एनर्जी कन्वर्जन इफिशियंसी इन द बॉडी इज नॉट 100%, यानी कि जो शरीर में ऊर्जा रूपांतरण होता है वो बेटा 100% नहीं होता है। ये कहने का मतलब क्या है, जो शरीर में ऊर्जा रूपांतरण दक्षता होती है वो 100% नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एज पर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज inevitable in any process involving energy transformation। यानी कि जो उदाहरण है हमारा वो क्या कहता है कि जब मांसपेशी कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, यानी जब मांसपेशियां हमारी सिकुड़ती हैं तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है बेटा, जो कि हमारा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। यानी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां वो क्या होंगी, सिकुड़ जाती हैं, और तो सिकुड़ने पर क्या होता है, कुछ ऊष्मा के रूप में खो जाती है, कुछ ऊर्जा होती है वो क्या होगी, ऊष्मा के रूप में निकल जाएगी। तो ये ऊष्मा का जो निकलना, ऊष्मा के रूप में खो जाना, ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहलाता है, क्योंकि ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में ऊर्जा का ये नुकसान अपरिहार्य है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, है ना बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्रायोबायोलॉजी एंड प्रिजर्वेशन, क्रायोबायोलॉजी और संरक्षण के बारे में भी आप देख लीजिए। क्या है ये, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड इन क्रायोबायोलॉजी, यानी कि जो हमारा तीसरा नियम है, गति का जो तीसरा नियम कहलाता है वो हमारा क्रायोबायोलॉजी में लागू होता है बेटा। वेयर बायोलॉजिकल टिश्यूज आर preserved at low temperatures to prevent damage to cells by slowing down molecular motions. This process helps preserve tissue and organs for transplantation. ट्रांसप्लांटेशन होता है ये। तो यानी कि ये क्या होगा, जहां कोशिकाओं को नुकसान से बचाने के लिए हम जैविक ऊतकों को कम तापमान पर संरक्षित करते हैं, जिससे आणविक गति को धीमा करके ये प्रक्रिया प्रत्यारोपण के लिए ऊतकों और अंगों को संरक्षित करने में मदद करती है बेटा। क्या करती है ये, मदद करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आइए क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स, यानी कि ऊष्मागतिकी सिद्धांतों के नैदानिक अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि हम तापमान माप कैसे कर सकते हैं, कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट जो हमारा होता है वो ऊष्मागतिकी सिद्धांत के आधार पर अनुप्रयोग होता है। आइए देखते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर मेजर बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल, यानी जो थर्मामीटर होता है हमारा वो क्या करता है, हमारे शरीर का तापमान मापता है मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारे शून्यवा नियम कहलाता है। ऊष्मागतिकी के शून्य के नियम पर आधारित हमारा क्या होता है, जो तापमान मापा जाता है ना बेटा। व्हेन ए thermometer comes into contact with the body, heat transfer occurs until thermal equilibrium is reached, allowing for an accurate reading of the body's temperature। यानी कि जो हमारा थर्मामीटर है, यानी कि ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम के आधार पर शरीर का तापमान माप लेता है, और जब थर्मामीटर शरीर के संपर्क में आता है बेटा तो ये क्या करता है, ऊष्मीय संतुलन तक पहुंचने तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे शरीर के तापमान को सटीक रूप से मापा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी जो प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम का मतलब शून्यवा नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम ये कहता है कि अगर
जो थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर माप रहा है तो 0वें नियम पर आधारित है, जो हमारे शरीर के संपर्क में आ जाएगा और ऊष्मीय संतुलन तक पहुंचने तक ऊष्मा का स्थानांतरित कर देता है और हमें शरीर के तापमान के बारे में एक सटीक जानकारी, एक गुड जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, आइए बात करते हैं बुखार प्रबंधन की। बुखार प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में भी देखते हैं। बुखार प्रबंधन, आइए फीवर मैनेजमेंट, ये क्या है, यानी कि फीवर मैनेजमेंट। जैसे आइए देखते हैं बुखार यानी फीवर मैनेजमेंट, यानी कि आइए देखते हैं बेटा फीवर मैनेजमेंट यानी कि बुखार प्रबंधन। तो बुखार प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, बुखार प्रबंधन के बारे में। ठीक है बेटा, बुखार प्रबंधन से मतलब फीवर मैनेजमेंट, ये तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। देखिए देखिए अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनामिक्स इज इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग फीवर। मैनेजिंग फीवर when the body temperature increase, the body works to release excess heat by sweating, evaporation, बाष्पीकरण, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। यानी बुखार के प्रबंधन में ऊष्मागतिकी को समझना एक महत्वपूर्ण होता है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है बेटा तो शरीर पसीना बाष्पीकरण के रूप में निकल जाता है। तो शरीर से जो पसीना हमारा निकल रहा है वो बाष्पीकरण के रूप में निकलता है और जो कि क्या करता है, विकिरण और संवहन द्वारा अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। हमारे शरीर में बुखार आता है तो ये किस पर आधारित है, ऊष्मागतिकी के आधार पर है। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है और जो वाष्प के रूप में निकलता है, जिसमें क्या होता है, विकिरण और संवहन द्वारा अतिरिक्त गर्मी को निकालने का काम करता है ये बेटा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हाइपोथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया यानी कि इन केस ऑफ हाइपरथर्मिया एक्सट्रीमली हाई बॉडी टेम्परेचर, कूलिंग मेथड्स सच एज आइस पैक्स और कूलिंग ब्लैंकेट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर हीट अवे फ्रॉम द बॉडी, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हाइपरथर्मिया और शरीर का अत्यधिक उच्च तापमान होता है, यानी शरीर का अत्यधिक उच्च तापमान को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया में क्या होगा, यानी तापमान आपकी बॉडी से ज्यादा होगा, यानी कि तापमान हमारा सामान्य डिग्री सेल्सियस होता है, सामान्य ताप हमारी बॉडी का होता है, उससे क्या होगा, उच्च तापमान हो जाए तो हाइपरथर्मिया के मामलों में शरीर से गर्मी को दूर स्थानांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं, बर्फ के पैक या शीतलक कंबल जैसे शीतलन तरीकों का उपयोग किया जाता है, जो कि संवहन और चालन पर आधारित होता है बेटा। हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का जो तापमान अधिक हो जाए तो उसमें क्या करते हैं, तो हम शरीर की जो गर्मी होती है उसको दूर करने के लिए हम शीतलन पैक होते हैं और शीतलक कंबल भी होते हैं, दोनों ही ठंडा यानी गर्म, यानी कि आपका बॉडी गर्म है तो उसको ठंडक प्रदान करने के लिए हम क्या करेंगे, शीतलन पैक होते हैं, बर्फ के पैक आते हैं, शीतलन कंबल आते हैं, ठंडा पैक, बर्फ जिसमें रखी जाती है उसको सिकाई कर देते हैं। बुखार आता है आपने देखा होगा, तो बुखार नॉर्मल क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को गर्म कर देता है और फिर उसमें क्या करते हैं, बर्फ की सिकाई कर देते हैं माथे पे, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की गर्माहट कम हो जाती है, जो कि हमारा किस पर आधारित है, संवहन और चालन पर आधारित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं, अब बात करते हैं हाइपोथर्मिया। ये तो हाइपरथर्मिया था, हाइपोथर्मिया में क्या है, हाइपोथर्मिया में क्या होता है बेटा, इसमें क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, हाइपोथर्मिया लो बॉडी टेम्परेचर, यानी सामान्य जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम का तापमान हाइपोथर्मिया कहलाता है। यानी कि इसका क्या करें, इज ट्रीटेड बाय वार्मिंग द बॉडी यूजिंग ब्लैंकेट्स, वार्म फ्लूइड्स एंड अदर हीटिंग मेथड्स टू इंक्रीज द बॉडीज थर्मल एनर्जी। यानी जो हाइपोथर्मिया का मतलब ये होता है शरीर का कम तापमान,
अगर शरीर का कम तापमान हो जाए बेटा तो हम क्या करते हैं, वो हाइपोथर्मिया आपका हो जाता है, जो कि इसके उपचार के लिए शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कंबल का इस्तेमाल करते हैं, गर्म तरल पदार्थ का प्रयोग करते हैं और अन्य ताप विधियों का उपयोग करके शरीर को गर्म कर सकते हैं। गर्म कंबल उड़ा दीजिए, है ना बेटा, तरल पदार्थ कोई भी पिला दीजिए उसको, ये लगा दीजिए, बहुत सारे ऑयल्स वगैरह आते हैं तो शरीर में गर्मी प्रदान कर देते हैं। और बहुत सारी विधियां होती हैं जो उनके उपयोग से शरीर को हम गर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी के जो नियम का जो हमने अभी विस्तार से चर्चा की थी, उसके बारे में एक टेबल के रूप में हम इसको देखते हैं, क्या कहलाती है हमारी टेबल। तो ये कुछ टेबल दे रखी है, इसके बारे में देखिए। समरी ऑफ द लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम का सारांश क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ, यानी कि जीरोथ लॉ यानी शून्य बने हैं। क्या कहता है, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम दे आर इन इक्विलिब्रियम, यानी जो हमारा जीरो नियम क्या कहलाता है कि कोई भी दो सिस्टम है, कोई भी दो प्रणालियां हैं, तो किसी तीसरी प्रणाली के संपर्क में आने पर तो उसका जो संतुलन है वो एक दूसरे के संपर्क में हो जाता है, यानी कि उसके एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। यानी कोई भी दो चीजें हैं और तीसरी चीज लाके रख दीजिए उसके संपर्क में, तो तीनों क्या होंगे, वो संतुलन में हो जाएंगे। ये हमारा शून्य नियम कहलाता है। जैसे नैदानिक बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट एंड थर्मोमीटर्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी नैदानिक अभ्यास में तापमान माप और थर्मामीटर का आधार होता है, वो चिकित्सा के रूप में आप देख सकते हैं। तापमान को मापना, बॉडी का, यानी कि हम अपनी बॉडी का तापमान टेम्परेचर मापते हैं और ये किसका आधार है, थर्मामीटर का आधार होता है। थर्मामीटर के द्वारा हम तापमान को मापते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है बेटा और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। ये हमारा पहला नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। चयापचय मेटाबॉलिज्म, एनर्जी कन्वर्जन इन मेटाबॉलिज्म, मसल्स कंट्रैक्शन एंड हीट प्रोडक्शन, यानी चयापचय मेटाबॉलिज्म हो गया, मांसपेशी संकुचन हो गया और ऊष्मा उत्पादन में ऊर्जा का रूपांतरण होना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल इंक्रीज ओवर टाइम, एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती है। ये हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैविक प्रक्रियाओं और ऊष्मा हानि में अकुशलता की व्याख्या, एक्सप्लेन इनएफिशिएंसीज इन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड हीट लॉस, यानी जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं और ऊष्मा हानि में अकुशलता की व्याख्या करता है। कौन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बेटे, क्या करता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बेटा, आइए बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। As temperature approaches absolute zero entropy approaches its minimum, जैसे जैसे तापमान परम शून्य के करीब पहुंचता है तो एंट्रोपी निम्न स्तर पर पहुंच जाती है बेटा। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे तापमान अगर परम शून्य के पास पहुंच जाता है तो एंट्रोपी न्यूनतम स्तर पर भी पहुंच जाती है। जैसे क्रायोबायोलॉजी अंगों के संरक्षण के लिए और चयापचय गतिविधि को कम करने में इस नियम का उपयोग यानी लागू किया जाता है।
applied in cryobiology, preservation of organs and reducing metabolic activity। यानी जो क्रायोबायोलॉजी है अंगों के संरक्षण के लिए और चयापचय जैसी गतिविधियां हैं इनको कम करने में इस नियम का हम उपयोग कर सकते हैं बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे हो गए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि गति के ऊष्मागतिकी के नियम जो 3 प्रकार के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने नियम तो पढ़ लिए, चर्चा भी कर ली, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला वो भी आप देख लीजिए। निष्कर्ष के बारे में आइए चर्चा करते हैं। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष भी देख लीजिए। आइए, द लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स form the foundation for understanding energy transformations in both physical and biological systems. For nursing students, knowledge of these laws is vital for understanding human metabolism, temperature regulation, and the effects of heat on the body. Additionally, the principles of thermodynamics have numerous applications in clinical practice, from the management of fever to the preservation of organs for transplantation। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ऊष्मागतिकी के नियम होते हैं बेटा वो भौतिक और जैविक, यानी कि जो ऊष्मागतिकी के नियम अभी हमने पढ़े थे, तो ऊष्मागतिकी के जो नियम होते हैं वो भौतिक और जैविक दोनों प्रणालियों में ऊर्जा परिवर्तन को समझने के लिए आधार बनाते हैं। क्योंकि जो नर्सिंग के छात्र होते हैं बेटा, क्या होते हैं, नर्सिंग के जो छात्र होते हैं, नर्सिंग के छात्रों के लिए इन नियमों का ज्ञान मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि चयापचय, तापमान विनियमन और शरीर पर गर्मी के प्रभावों को आप किस प्रकार समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी क्या होता है बेटा, इसके अतिरिक्त ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के नैदानिक अभ्यास में कई अनुप्रयोग होते हैं, जो कि हमारे बुखार के प्रबंधन के लिए, यानी बुखार प्रबंधन से लेकर प्रत्यारोपण के लिए अंगों के संरक्षण में ये लागू किए जाते हैं। ये बेटा हमारे नर्सिंग के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, यानी कि इनका उपयोग कहां से कहां तक होता है, यानी बुखार प्रबंधन से लेकर के कहां तक, प्रत्यारोपण, ठीक है बेटा, ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यारोपण, बदल लेना, किसी अंग को बदलना, बुखार से लेकर किसी अंग तक को बदलने के लिए हम थर्मोडायनामिक्स यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो इसके जो सिद्धांत होते हैं वो सब इसके हमारे नैदानिक जीवन में, जो अभ्यास में कई प्रकार से अनुप्रयोग हो सकते हैं। ये नर्सिंग के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हमारे आधार में, यानी कि समझने के लिए जो आधार बनाते हैं। और ये तो बेटा नर्सिंग के छात्रों के लिए पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि ये आपका टॉपिक है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा, और ये टॉपिक हमारा शानदार भी रहा। तो और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरीके से बारी बारी से हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करते रहेंगे, और हर टॉपिक को हम जबरदस्त तरीके से पढ़ाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, और आगे इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।